हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि सेक्शन 22 जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट थे टर्नओवर वाली, उसमें रजिस्ट्रेशन किस किस पर्सन को लेना चाहिए, कौन सप्लायर एलिजिबल है। और एक हमने देखा था सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ केसेस डिफाइन करे हुए हैं जहाँ पर उन पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उनकी टर्नओवर कितनी भी हो जाए। सेक्शन 22 में हमने 3 टर्नओवर की लिमिट देखी थी। एक देखी थी 10 लाख की, एक 20 लाख की और एक 40 लाख की। अब हम बात करेंगे सेक्शन 24 जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि अगर सेक्शन 22 में तो ये था कि अगर किसी भी सप्लायर का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से एक्सीड हो जाते तब उस पर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाती थी, उससे पहले नहीं आती थी। इसमें क्या है, हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो फिर उस सप्लायर को या उस पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है इर्रिस्पेक्टिवली ऑफ द टर्नओवर। फिर हम उसकी टर्नओवर नहीं देखेंगे। अगर उसने 1 रुपये का भी सप्लाई करा है, ठीक है, टैक्सेबल गुड्स का, तो हम उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं क्या क्या वो केसेस हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 compulsory registration is required in following cases। ठीक है, इसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22। इसने बोला कि जो कुछ भी सेक्शन 22 में लिखा है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, उन सबको छोड़ के जो यहाँ लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो केस इस सेक्शन 24 में है तो फिर 22 में कोई भी बात लिखी होगी वो हम नहीं मानेंगे। मतलब कि सेक्शन 24 जो है वो ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 22 को। अब हम देखते हैं केसेस, वो कौन कौन से केसेस हैं। तो पहला होता है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा होता है हमारा वेयर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। फिर तीसरा होता है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चौथा हमारा आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देन हमारे पास फिफ्थ आता है ISD। ISD की फुल फॉर्म होती है हमारी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। देन सिक्स्थ होता है हमारे पास person liable to deduct tax under
सेक्शन 51 whether or not separately registered. After that, seventh person liable to collect the tax under section 52. Eighth person liable to collect the tax under section 9 subsection 5. The ninth, a person who is doing supply through e-commerce operator liable to collect tax. 10th, ODR सर्विसेज। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ऑनलाइन डेटाबेस इंफॉर्मेशन एक्सेस रिट्रीवर। और लास्ट में ये कहता है एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब देखो इसमें क्या बोला है कि इन्होंने कोई 10-11 केसेस दे दिए हैं। अब इन्होंने बोला इनमें से अगर कोई एक भी केस सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम उस सप्लायर की टर्नओवर नहीं देखेंगे। अगर ये केस सेटिस्फाई हो गया तो उसे तुरंत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। तो हम एक एक करके सारे केस देखते हैं। सबसे पहले हमारा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। कौन सा है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो इसका मतलब है अगर कोई भी सप्लायर इंटर स्टेट, हमने इंटर स्टेट का मतलब समझा था वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। अगर कोई भी सप्लायर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 रुपये की भी टैक्सेबल सप्लाई कर देता है, ध्यान से देखना, टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड नहीं एप्लीकेबल होगा, नील रेटेड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर देता है तो फिर हम उसकी एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखेंगे। फिर जैसे ही वो इंटरस्टेट करेगा उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। वैसे तो कोई भी सप्लायर अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाना उसे कंपलसरी है इर्रिस्पेक्टिवली ऑफ द टर्नओवर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब इंटरस्टेट की, तब हम उसे 20 लाख की लिमिट देखेंगे। अगर वो 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर देगा इंटरस्टेट सप्लाई में तभी हम उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करेंगे, ये आप ध्यान रखना। दूसरा आता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई भी, हमने मेरी पहली वीडियो में हमने आरसीएम के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है, तो आप वहाँ जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट द आरसीएम। तो अगर कोई भी इंसान आरसीएम में अपना टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है तो फिर उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है तो मैं इसे अलग वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये होते हैं, सपोज मिस्टर एक्स दिल्ली के सप्लायर है बट मुंबई में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें उन्हें पार्ट लेना है। अब
एग्जीबिशन से 5 दिन का है। तो अब मिस्टर एक्स को वहाँ पर सप्लाई करनी है, लेकिन वो अब यहाँ पर सप्लाई करेंगे तो मुंबई गवर्नमेंट बोलेगी कि आप हमारे यहाँ सेल कर रहे हो तो आप हमें टैक्स दो। बट मैंने आपको क्या बोला था कि जीएसटी सेंट्रलाइज्ड नहीं होती है। जिस भी स्टेट में आप सप्लाई करोगे, टैक्सेबल सप्लाई करोगे, हर स्टेट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये तो दिल्ली का सप्लायर है तो इसे दिल्ली में लेना चाहिए, मुंबई में उसका तो होगा नहीं। तो वो 5 दिनों के लिए एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेता है। इसके थोड़े प्रोसीजर होते हैं, किस फॉर्म में होता है, कितने दिन का मिलता है, कैसे उसे लायबिलिटी पे करनी है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, क्योंकि वो उसे थोड़े दिनों के लिए एज कैजुअली वो वहाँ पर अपना ट्रेड करने जा रहा है। सिमिलरली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई बाहर का बंदा हमारी कंट्री में आकर काम करता है, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करता है या कोई भी सर्विस देता है, तो भी उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि एक्चुअली में वो तो यहाँ पर अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम अगर बाहर से आए हो तो फिर अब हमें टैक्स दो, क्योंकि आपकी भी इनकम जनरेट हो रही है। अब एक आता है आईएसडी का कॉन्सेप्ट। आईएसडी क्या होता है? आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये भी थोड़ा वाइड का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ होता क्या है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड दिल्ली में है, ठीक है। इसकी 4 ब्रांचेज हैं हमारे पास। एक समझ लो आप हरियाणा में है, एक यूपी में है, एक हमारी यूके में है और एक पंजाब में है, ठीक है। ये 4 उसकी ब्रांचेज हैं। अब ये हेड ऑफिस बना दिया, ठीक है, हेड ऑफिस बना दिया और बाकी हमारी ब्रांचेज। हेड ऑफिस ने बोला कि आप कोई एक्सपेंस नहीं करोगे, आप सिर्फ सेल करोगे और उस आपके बिहाफ पे हम आपको एक्सपेंस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अब जब ये ब्रांचेस सिर्फ सेल करेंगी तो इनका आउटपुट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ इसका 5 लाख आ गया, इसका आउटपुट टैक्स 10 लाख आ गया, इसका आउटपुट टैक्स 6 लाख आ गया और इसका आउटपुट टैक्स 7 लाख आ गया। क्योंकि ये तो कोई परचेज़ कर ही नहीं रही है ना, तो इनका तो इनपुट टैक्स बहुत कम आएगा, जो इनपुट क्रेडिट होगा। क्योंकि देखो परचेज़ पर ही हमें आईटीसी मिलता है, तो जब ये परचेज़ कर ही नहीं रही तो इनके बिहाफ पे परचेज़ कौन कर रहा है? ये हेड ऑफिस। तो इसका आईटीसी बहुत ज़्यादा होगा, सपोज़ 20 लाख। अब ये परचेज़ पेटी एक्सपेंसेस कर रही होंगी, जैसे छोटा मोटा जो परचेज़ कर रही होंगी, तो इसलिए इनका आईटीसी बहुत कम होगा। सपोज़ इसका 10,000 हो गया, ठीक है। इसका आईटीसी सपोज़ 50,000 हो गया, इसका आईटीसी 40,000 हो गया, इसका आईटीसी 30,000 हो गया। सिमिलरली हेड ऑफिस कोई सेल नहीं कर रहा तो उसका जो आउटपुट टैक्स है वो 1 लाख हुआ, ठीक। अब देखो ये सब डिस्टिंक्ट पर्सन है आपस में। मैंने आपको कहा ये एक अलग रजिस्ट्रेशन में आता है, ये एक अलग आता है, इसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, इसका अलग लेना है, इसका अलग लेना है, ठीक है। अगर ये मिस्टर एक्स का बिज़नेस है, मिस्टर ए का बिज़नेस है, तो उसे 5 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, यूके में भी और पंजाब में भी। तो अब यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कहता है कि अब मेरे पास इतना सारा आईटीसी बच गया, देखो 20 लाख का, तो मैं अपनी इस आउटपुट टैक्स से यहाँ से माइनस कर लूँ। मतलब मैं अपनी आईटीसी को मैं अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो अगर कोई भी एंटिटी ऐसा करती है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। तो यहाँ पर वो 2 रजिस्ट्रेशन लेंगे। पहला तो जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा जो नॉर्मल लेते हैं, और दूसरा जो लेंगे, एक तो होता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी, और दूसरा लेंगे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन। तो इसके पास 2 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो हम
एक सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ISD मेनली होता क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है 6th में, पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। यहाँ पर एक सेक्शन होता है 51 जो TDS का होता है कि ऐसी कुछ गवर्नमेंट्स एजेंसीज है या कंपनी है जिन्हें TDS काटना होता है जब वो किसी से कोई सर्विस लेती है। ठीक, तो उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है पर्सन लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। इसमें भी कुछ पर्सन्स डिफाइन करे गए हैं जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करते हैं। देन आता है पर्सन लाइबल टू कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्हें टैक्स कलेक्ट करना होता है, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस है, तो उसमें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है। फिर आता है द पर्सन हु इज़ डूइंग सप्लाई थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स। ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है GST में, वेदर इरिस्पेक्टिवली ऑफ देयर टर्नओवर। ठीक है, अब वो कैसे लेंगे, क्या क्या होता है, तो इसे कहते हैं हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर। देन उसके बाद आते ODR सर्विसेज एंड अदर नोटिफाइड पर्सन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आ गई कि इन केस ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, उनका बिजनेस है गुड्स का और उनकी 3 ब्रांचेज हैं। कहाँ कहाँ? यूपी में, हरियाणा में और दिल्ली में। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस तो है नहीं, तो आपको तीनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना है। तो मिस्टर ए यूपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेंगे, हरियाणा में सेपरेट लेंगे और दिल्ली में सेपरेट लेंगे। रीज़न कि तीनों में वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो अब दूसरा हम बात करते हैं सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विस के केस में, अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सब मिस्टर एक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 3 केसेस में, यूपी में, हरियाणा में और दिल्ली में। ठीक, तो अब यहाँ पर पता है हम क्या करेंगे, इफ़ 20 लाख एक्सीड्स then he has to take compulsory registration। ये क्या कह रहा है कि अब जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, तब हम 20 लाख की लिमिट देखेंगे। तब एकदम से आपको, अगर मिस्टर एक्स ने इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइड कर दी, तब फिर हम टर्नओवर देखेंगे। अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गई, एग्रीगेट टर्नओवर, तो फिर उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर 20 लाख से 1 रुपये भी टर्नओवर कम है, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ टर्नओवर एक्सीड 20 लाख देन रजिस्ट्रेशन टेक इन यूपी। ठीक है, interstate taxable supply is only applicable in case of goods, not in case of service. In case of service, if turnover exceed 20 lakh, then registration is applicable, otherwise not applicable। ये लिख ही लेते हैं। Interstate taxable
supply is applicable in case of goods only, not in case of services. In case of service, if turnover exceed 20 lakh, then registration is applicable, otherwise not liable. सो हमने अपना सेक्शन 24 पूरा कवर कर लिया, सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब आगे हम इनकी जो मेन टॉपिक है, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, ओडीआर हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, तो इसके क्या कंडीशंस होते हैं, क्या कब उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कैसे लेना होता है, इन सब पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू।